हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटले स्टडी। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी फैक्ट्स, जो यूपी के एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी यूपी के एग्जाम होने, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई और भी एग्जाम जो भी यूपी के होने वाले हैं, उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा जो हमने सीरीज चलाई है यूपी फैक्ट्स की। तो इसको आप प्लेलिस्ट से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहेगा फर्स्ट वीडियो से, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जैसे आएंगे उसको देखते हुए क्वेश्चंस को लिया गया है, बनाया गया है। तो उस चीज को देखते हुए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हाई रहेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रिंसिपल फीचर्स की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? अगर 1919 की बात करें तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड हो गए वायसराय। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। मतलब इस एक्ट में एक था ट्रांसफर पावर, एक था रिजर्व पावर। रिजर्व पावर ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखते थे कि इसमें काफी सारी चीज जैसे डिफेंस हो गया, ये सब जितने महत्वपूर्ण चीजें थे उन्होंने रिजर्व पावर में रखा था, और ट्रांसफर पावर मतलब दिया था इंडियंस को कि आप लोग इसमें। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि फर्स्ट टाइम बात की गई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन इसको लगाया नहीं गया था। इसको लगाया गया था 1935 में, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज दी गई थी। काफी सारी चीजें 1935 सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम बात करते हैं 1919 की। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी सिस्टम। बिल्कुल डायरकी सिस्टम लगाई गई थी, इंट्रोडक्शन किया गया था। द्वैध शासन की बात की गई थी, और इसको खत्म कब किया गया था? 1935 में खत्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें द्वैध शासन को पूरे प्रांतों से हटा के, प्रोविंसेस से हटा के सिर्फ सेंटर में लगा दिया गया था। तो इसको एबॉलिश कर दिया गया था, इसमें प्रोविंसेस में लगाया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम वर कंटिन्यूड। बिल्कुल कंटिन्यू रहा, जो कि 909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में जिसको कम्युनल इलेक्टोरेट्स लगाए गए थे उसको कंटिन्यू किया गया। इसमें कुछ और भी ऐड हो गए, जैसे कि सिख समुदाय हो गया, एंग्लो इंडियंस। तो ये सब लोग भी अपने कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन लोगों के भी स्टार्ट कर दिए गए। डिवैल्यूएशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर। बिल्कुल डिवैल्यूएशन किया गया लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अगर बात करें, जैसे कि पहला देखते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे एच.सी. मुखर्जी। कब बनी थी? देखिए, पहला जो सेशन हुआ था, मतलब पहला जो मीटिंग हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946। इसके प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। फिर जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को परमानेंट मीटिंग हुई, मतलब 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, एच.सी. मुखर्जी। तो यही क्वेश्चन, पहला पॉइंट यही करा। तो पहले तो हो गए एच.सी. मुखर्जी, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के ओरिजिनली एक ही जो कांग्रेस मेंबर थे ओरिजिनली, वो कौन थे? तो वो थे के.एम. मुंशी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स। वो कौन थे मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, जो राजस्थान प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। और अगर चेयरमैन ऑफ यूनियन कमेटी, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। इनके जवाहरलाल नेहरू के पास और थी, जैसे कि स्टेट कमेटी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर एडवाइजर की बात करें तो वो है बी.एन. राव और एम.एन. रॉय में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एम.एन. रॉय ने 1934 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही थी, 1934 में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बी.एन. राव ये लीगल एडवाइजर थे। बी.एन. राव एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और ये फर्स्ट टाइम बात किए थे ये। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
तो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट का होगा एच सी मुखर्जी, ओरिजिनली तो कांग्रेस मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे आपके के एम मुंशी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान ये आपके वीटी कृष्णाचार्य, और चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Consider the following statement with regard of the preamble of the constitution and give the correct answer using the code। ठीक है, प्रियम्बल की बात करते हैं अगर, तो प्रियम्बल कहां से लिया गया है? यूएसए से। और प्रियम्बल का बेस कहां से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पहले पार्ट को देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय द जवाहरलाल लेट द फाउंडेशन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। इट इज नॉट जस्टिएबल, बिल्कुल जस्टिएबल नहीं है। ठीक। द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, बिल्कुल। केशवानंद भारती केस 1973 में, उसमें बोला गया कि बेसिक आप जो भी फीचर्स हैं उसको अमेंड या उसमें आप आर्टिकल 368 के तहत बदल नहीं सकते हैं। प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा। प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, बिल्कुल सोर्स नहीं है प्रियम्बल कोई पावर लेजिस्लेटिव का, ये एक प्रस्तावना है जो हमें दिशा निर्देश देता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये पास कब हुआ था? ये हुआ था 13 दिसंबर 1946, और इसको अडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इन विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारा एक केस हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस वैसे स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसमें हुआ क्या था कि केरला गवर्नमेंट, वहां के एक संत थे केशवानंद भारती, उनके कुछ जमीन, मतलब उनकी जमीन थी जिसको एक्वायर करना चाहती थी डेवलपमेंट के लिए ही, लेकिन इन्होंने केरला गवर्नमेंट पे केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला किसके तहत? कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। उस समय राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट में हुआ करती थी, लेकिन इसी केस के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था, जो कि आर्टिकल 300A में है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो उसमें हुआ क्या कि केशवानंद भारती ने केस लड़ा, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। साथ ही साथ ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी है वो रिव्यू करेगी। ठीक है, उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट को बदल के लीगल राइट कर दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट को नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी को बदल के लीगल राइट में डाल दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यही पूछ रहा प्रियम्बल फॉर्म ऑफ पार्ट, बिल्कुल केशवानंद भारती केस है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Which of the following directive principle of the state policy was added to the constitution? बाद में ये पूछ रहा है कि डीएसपीएस, जो डीएसपीएस है, डीएसपीएस इसमें बाद में कौन सा जो पॉलिसी है उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है उसको बाद में ऐड किया गया। तो डीएसपीएस की अगर बात करें तो इसे हम आयरलैंड से लिए थे, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से और कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? जैसे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये सारी चीजें हैं। अगर बात करें जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, नहीं ये नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40। प्रोहिबिशन ऑफ काउ शॉल्टर, ये भी नहीं होगा। ये कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 48 एंड 48A दोनों में बात किया जाता है। सेफ गार्डिंग ऑफ द एनिमल्स, और इसी में आप काउ शॉल्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है। ये होगा हमारा आंसर। फ्री लीगल एड, यह आता है आर्टिकल 39A में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो फ्री लीगल एड को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। अगर बात करें जैसे और भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के और भी आर्टिकल्स की बात करें, जैसे आर्टिकल 38 बात करता है हमारा सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये।
ए सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट। देन अगर आर्टिकल 45 की बात करें तो ये आपका राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है, जो कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के पढ़ने के लिए है, ये एजुकेशन के लिए है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था बाद में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस? किस आर्टिकल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स को सिटीजंस को प्रोवाइड किया गया था? तो बिल्कुल पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है। कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड में आता है। अगर कुछ आर्टिकल्स की अगर बात करें, जैसे आर्टिकल आपका 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। देन आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात करता है। देन आर्टिकल 23 से 24 तक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। देन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक आपका राइट टू रिलीजन से बात करता है, रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। देन आर्टिकल 29 से 30 तक राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल की बात करता है। और अगर बात करें 32 टू 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो पूरे आर्टिकल कितने हैं आपके, मतलब कितने से कितने तक? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं बता देता हूं, आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है? रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके तहत आप कोई भी अगर फंडामेंटल राइट आपके फंडामेंटल राइट मतलब वायलेट होते हैं, तो आप इसको रिट्स के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप बस फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी आप रिट कर सकते हैं। अगर आपको लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? B.R. अम्बेडकर ने। और वैसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? प्रीएम्बल को। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 12 टू 35। Which of the following right is to available to all the person under the Indian Constitution? वो कौन सा, मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो कौन सा राइट है जो सभी के लिए होता है? तो वो है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बिल्कुल, ये चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स हो, उनके लिए ये होगा। और अगर बात करें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडियंस के लिए ओनली है डिस्क्रिमिनेशन। फिर आपका राइट टू लिबर्टी, ठीक, आर्टिकल 21। ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 20। आर्टिकल 20 मतलब 30 में भी बात की जाती है, जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंस्टीट्यूशन बनाने की आजादी है। आर्टिकल 30 के हिसाब से वो अपने संस्थान बना सकते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए चाहे कोई भी। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आर्टिकल 15 हो गया। देन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इन इमोल्यूमेंट्स मतलब इन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो है आर्टिकल 16 में बात की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका आंसर होगा राइट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज प्रोनाउंस्ड द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया आपको, वो किस में बात की गई थी? वो बात की गई थी केशवानंद भारती केस, जो कि 1773 में हुआ था, मतलब 1973 में हुआ था। और अगर बात करें जिसमें इसमें आपके डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, देन आपका लीगल राइट, ये सब सारी चीजों में बात की गई थी कि आप ये सब सारी चीजें नहीं कर सकते। और भी केस देखते हैं, जैसे कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस, ये आपका 1971 में हुआ था। ये भी लैंड डिस्प्यूटेड केस था, मतलब लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड था। हुआ क्या था कि गोलकनाथ की जमीन पंजाब सरकार एक्वायर करना चाह रही थी, जिसके लिए गोलकनाथ ने राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मतलब उसके तहत
राइट टू प्रॉपर्टी के तहत वो कर दिया, केस कर दिया पंजाब स्टेट पे कि ये हमारी मतलब फंडामेंटल राइट है, ये वायलेट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सज्जन गोलकनाथ को जीत मिली थी। सज्जन सिंह की अगर बात करें तो ये केस हुआ था 1965 में। ये किसके खिलाफ किया गया था? जो 1961 में जो शंकरी प्रसाद केस हुआ था, 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस हुआ था, उसमें हुआ क्या था कि नाइन्थ शेड्यूल जो ऐड किया गया 1951 में, नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया, इसके तहत शंकरी प्रसाद ने केस किया, ठीक, जो जिसमें ये हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम बस रूल्स को बदल सकते हैं जो लिखे हुए हैं, अमेंडमेंट जो बदलाव किए गए हैं उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो यही सेम चीज, सेम एक्सप्लेनेशन सज्जन सिंह को भी मिला 1965 में, और इनका केस भी कुछ ऐसे ही था, इन्होंने सेम टाइप का केस किया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा केस भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूड? ठीक है, तो किस आर्टिकल में डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? तो वो है आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लिबर्टी की बात करता है। तो इसी के तहत आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ। इसमें राइट टू लिबर्टी में आप कुछ भी हो सकता है, जैसे काफी सारी चीजें मतलब लिखी गई है। राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू हैंडकफ्स, मतलब आपको अगर हथकड़ी लगाई तो आपके अधिकार आपको जानने चाहिए क्या क्या है, किस सिचुएशन में कैसे लगाया जा सकता है, तो हैंडकफ्स हो गए। राइट टू रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स, तो ये सब सारी चीजें राइट टू पर्सनल लिबर्टी और इसमें लिखी गई आर्टिकल। अगर आर्टिकल 11 की बात करें तो ये जो हमारा जुडिशरी है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप को आप डिसाइड कर सकते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद। मतलब आप डिसाइड करेंगे कि सिटीजनशिप किसको देना है और किसको नहीं देना है, तो पावर एक तरीके से दे रही है। अगर बात करें तो आर्टिकल 16 की बात करें तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करती है, बिना भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको मौका मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, क्रीड, ये सब सारी चीजों के में कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा। तो ये आर्टिकल अगर 26 की बात करें तो इसमें ये बोलता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स कंडक्ट करा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस रिलीजन, जिस धर्म को माने उसका कोई भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को आप कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो वो हुआ था 53rd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कब हुआ था? ये एक्ट आया था वो आया था 1986 में, लेकिन ये मिजोरम कब बना था? 1987 में स्टेट बना था। इसके साथ साथ 2 स्टेट और बने थे, जैसे मिजोरम तो आपका 23rd स्टेट था इंडिया का। अगर 24th की बात करें तो वो था अरुणाचल प्रदेश। 25th गोवा, ठीक है। अगर इसमें और भी देखिए, जैसे कि इसके बाद भी, अगर इसके बाद फिर बदलाव हुए 2000 में 3 स्टेट बने। आपका जो स्टेट था वो था झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। देन 2014 में तेलंगाना, जो कि हमारा 29th स्टेट था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और भी जैसे कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें है, आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट है 52nd। इसके तहत हमने 10th शेड्यूल को ऐड किया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 1985 में हुआ था। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर होगा 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986। Under which of the following articles the President of India can suspend the enforcement of fundamental rights? किस आर्टिकल के तहत, मतलब एक्सेप्ट, देखिए कोई भी इमरजेंसी लगती है तो आप आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, मतलब ये वायलेट नहीं होते हैं, मतलब इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो प्रेसिडेंट कौन से इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, मतलब किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत लगा सकता है? तो वो है आर्टिकल 359, ठीक है। अगर जैसे बात करें और 3 इंपॉर्टेंट है आपके इमरजेंसी से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 352
नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आप कमेंट में करिएगा कि अभी तक हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है और कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है। तो इसको आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा 359। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट्स में लगते हैं, जैसे अगर अनवेल कुछ भी चीजें हो रही हैं तो वो प्रेसिडेंट, आपका प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग जाता है। जैसे इलेक्शन कंडक्ट हुए, कोई निर्णय नहीं आ रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब तक। तो पहली बार पूछ रहा है किस में लगा था, तो वो लगा था ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, पेप्सू। पेप्सू का मतलब ये है कि पंजाब ईस्ट प्रोविंस स्टेट, ठीक। तो पंजाब का मतलब पंजाब वाले इस प्रोविंस में लगा था। ये कब लगा था? 1951 से लेके 1952 तक चला था, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल हम किसके तहत लगा सकते हैं? आर्टिकल 356 के तहत लगा सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा थर्ड। Which of the following is the limit time for the ratification of national emergency period by the parliament? ये पूछ रहा है कि अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो उसका रेटिफिकेशन टाइम पीरियड कितना होगा? तो वो होगा 1 मंथ का, ठीक है। 1 महीने के अंदर आप उसको जवाब देंगे। ये पहले 2 मंथ का हुआ करता था, लेकिन इसको अमेंडमेंट के तहत बदल के 1 मंथ कर दिया गया। तो 1 मंथ के अंदर आपको नेशनल इमरजेंसी के लिए जो भी आपका टाइम पीरियड, जो भी रेटिफिकेशन आपको देना होगा वो 1 महीने के भीतर देना होगा। क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, मतलब क्या सारी चीजें हैं, क्यों लग रहा है, तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट इसकी जवाबदेही करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 मंथ। आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ठीक है। आर्टिकल 249 कॉन्स्टिट्यूशन का है जो, वो किससे डील करता है? तो पहला देखते हैं, इमरजेंसी ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो प्रेसिडेंट्स रूल की बात कर रहा है। 356 आर्टिकल। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। ये आपका आर्टिकल 85 के तहत आता है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, ये भी नहीं है। आर्टिकल 249 में अगर बात करें तो वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जो आर्टिकल 249 के तहत आता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Indian Constitution present the 3 list for the distribution of the power between the center and the states. Which 2 article regulate that distribution? इस distribution को कौन से 2 articles हैं जो रेगुलेट करते हैं? तो वो हैं आर्टिकल 245 एंड 246। 245 में हमारा पार्लियामेंट के तहत लॉज बनाए जाते हैं, वो किसी भी टेरिटरी हो एंड स्टेट्स हो इंडिया के, ठीक है। अगर 246 की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं उसके डिवीजन की बात करता है सेंटर एंड स्टेट में। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 245 एंड 246। अगर फर्स्ट ऑप्शन का देखें तो आर्टिकल 4 में हम बात करते हैं, जो ऐसे कि आर्टिकल 4 ये होता है कि इसके तहत कोई भी अगर न्यू स्टेट बन रहा है या फॉर्मेशन, कोई न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके तहत हम उसको अमेंड कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए हमको आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 5 हमारा बताता है, आर्टिकल 4 बताता है। और आर्टिकल 5 की बात करें तो ये सिटीजनशिप की बात करता है, सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 56 की बात करें तो ये आपका ऑफिस टर्म ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। और आर्टिकल 57 बात करता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 245 एंड 246 आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, जितना से ज्यादा आप कर सकें। और आप हमसे कैटलिस्ट स्टडी के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट
अपडेट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, दी जाती हैं। इसके द्वारा हम इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, कैटलिस्ट स्टडी यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, SSCGD, ऐसा कुछ हमारा टाइटल दिखेगा जिसपे हमारे चैनल का लोगो भी लगा हुआ है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।